नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा काल भैरव के भव्य अन्नकूट महोत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब। बीएचयू का 105वां दीक्षांत समारोह संपन्न, ज्ञान संस्कार और उत्कृष्टता का दिखा संगम। गुदौलिया गिरजाघर में जाम पर सख्ती, ट्रैफिक टीम पहुंची मैदान में। और मतदाता सूची को सटीक बनाने की कवायद तेज, डीएम ने दी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव में भव्य अन्नकूट महोत्सव के दौरान आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा श्री काल भैरव मंदिर में भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। महोत्सव के अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक फूलों और पत्तियों से सजाकर दैवीय वातावरण बनाया गया। भक्तों के लिए सजाया गया ये दृश्य पूरे दिन और देर रात तक भक्ति और उल्लास से सराबोर रहा। कार्यक्रम के दौरान बाबा काल भैरव को 56 प्रकार के मिष्ठान सहित विभिन्न सामग्री अर्पित की गई। बड़ी संख्या में भक्त देर रात तक मंदिर पहुंचकर बाबा के दरबार में मत्था टेकते रहे और परिवार की सुख शांति की कामना की। मंदिर के पुजारी ने अन्नकूट महोत्सव के महत्व को विस्तार से बताते हुए कहा कि बाबा श्री काल भैरव अत्यंत दयालु हैं और इस दिन किए गए दर्शन पूजन से परिवार में खुशहाली और शांति आती है। उन्होंने बताया कि इस पूजा से रोगों से मुक्ति, ऊपरी बाधाओं का नाश और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। पुजारी के अनुसार ये दर्शन अत्यंत अलौकिक और मंगलकारी माना जाता है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्तों की आवाजाही बनी रही और भक्ति भाव से पूरा वातावरण गूंजता रहा। बढ़ते रहिए घर छोड़ के। चलिए बढ़ते रहिए। आज किस तरह का बाबा का ये श्रृंगार चल रहा है? आज बाबा का ये कंदमूल महाअंतिम महोत्सव है, जो कि बाबा को 11 प्रकार के फल से सजाया जाता है। पूरा मंदिर प्रांगण, पूरा बाहर से अंदर तक अशोक के पत्ती के साथ ये श्रृंगार होता है। ये प्रेरणा श्री राम जी का जब मंदिर अयोध्या में बना, उसी समय से ये निरंतर शुरू है। 4 साल हो गया। कितने प्रकार के बाबा को आज भोग क्या क्या लगाए गए हैं? इसमें जो है बाबा को 11 प्रकार का फल और 56 प्रकार का भोग और महाभोग ये लगता है। एक भोग होता है, महाभोग है। इसमें थाल में भर भर के आज ही लगाया जाता है, आज ही बांटा जाता है उसी दिन। तो आज के दर्शन पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? ये दर्शन पूजन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जो भक्त का भाग्य होता है वो ये दर्शन करते नहीं, काशीवासी भी नहीं कर पाते। अब बाहर से लोग आके करते हैं और बाबा जिसको बुलाते हैं काशी में, वही यहाँ आ सकता है, अगर चाह के भी नहीं आ सकता। तो जिसकी कृपा होगी बाबा कर देंगे, जिसके ऊपर वो अपने आप आ जाएगा। और ये अद्भुत रूप का दर्शन जनाता है। साक्षात बाबा मूर्ति से निकल जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे एकदम प्रसन्न मुद्रा में। ये नेचुरल बाबा का प्रेरणा रूप ये श्रृंगार है। जो भाव देते हैं वो बाबा का उसी प्रकार से लगता है। बीएचयू का 105वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, ज्ञान, संस्कार और उत्कृष्टता का संगम दिखाई दिया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 105वां दीक्षांत समारोह स्वतंत्रता भवन में पारंपरिक गरिमा और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर वी.के. सारस्वत और कुलपति प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी ने महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कुलपति ने छात्रों को सत्य, सेवा और नैतिकता के मार्ग पर चलने की शपथ दिलाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि ज्ञान, सदाचार और निरंतर परिश्रम से तय होती है। समारोह में कुल 13,650 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें 7,449 स्नातक, 5,889 स्नातकोत्तर, 4 एमफिल, 772 पीएचडी और 1 डीएससी की उपाधि शामिल रही। मुख्य समारोह में 29 टॉपर को 33 पदक देकर सम्मानित किया गया। इस वर्ष भी मेधावी छात्रों की सूची में छात्राओं का दबदबा देखने को मिला, जिसमें 29 मेधावियों में 20 छात्राएं और 9 छात्र शामिल रहे। दीक्षांत समारोह ने एक बार फिर बीएचयू की शैक्षणिक परंपरा और उत्कृष्टता को नई ऊंचाई पर स्थापित किया। मेरी प्राथमिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी से हुई। स्नातक उत्तीर्ण मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत ऑनर्स में किया और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भी मैंने संस्कृत साहित्य विषय से किया है। मैं पठन पाठन के साथ कथक कला में भी रुचि रखती हूँ, मंडला कला में भी रुचि रखती हूँ और बैडमिंटन प्लेयर भी। गुदौलिया गिरजाघर में जाम पर सख्ती बरती गई, ट्रैफिक टीम मैदान में पहुंची। गुदौलिया और गिरजाघर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही भीड़भाड़ और यातायात अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक एडीसीपी अंशुमान मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। जंगमबाड़ी मंडी, जहां बड़ी संख्या में फर्नीचर व्यवसाय संचालित होता है, वहां ऑटो, मालवाहक और 4 पहिया वाहनों के अवैध व अनियंत्रित रूप से खड़े होने के कारण प्रतिदिन जाम की स्थिति बनती है। स्थानीय लोगों, खरीदारों और व्यापारियों को लगातार हो रही इस परेशानी को देखते हुए अधिकारियों ने हालात का जायजा लेने के बाद व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में व्यापारिक वाहन और मालवाहक गाड़ियों के लिए निर्धारित समय तय करने, वाहनों को नियंत्रित संख्या में खड़ा करने और व्यापारियों की निजी गाड़ियों से उत्पन्न जाम को कम करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कुछ समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी व्यापारियों पर भी छोड़ी गई, ताकि क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर इस समस्या से जल्द राहत दिलाने के लिए सहयोग करने की बात कही। ये जंगमबाड़ी क्षेत्र है जो कि हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल, गुदौलिया के बगल में है। तो व्यापार मंडल से एक वार्ता हुई थी। यहाँ पर कुछ समस्याएं थी ऑटो ई रिक्शा को लेकर के, 2 व्हीलर को लेकर के और 4 व्हीलर को लेकर के। तो हमने जो एक नया अभियान चलाया है पार्किंग सिस्टम का, कलर पार्किंग चिन्हांकन का जो सिस्टम चलाया है, उसी के तहत हम लोग ये चिन्हित करा रहे हैं कि जो गाड़ियां बेतरतीब खड़ी होती हैं तो व्यापार मंडल खुद ही इसको चिन्हित करेगा कि कहां पर गाड़ियों को खड़ा कराया जाए, कहां पर उनकी पार्किंग की व्यवस्था की जाए। तो इस दृष्टि से, और शेष इनकी मालवाहक गाड़ियों की समस्या थी, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र है जहां पर लकड़ी के फर्नीचर की भी दुकानें हैं। तो आज ये तय किया गया है कि 11 बजे से 4 बजे तक, और ठंडक के मौसम में, और गर्मी के मौसम में 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक मालवाहक की जो गाड़ियां होंगी उनको हम, छोटी गाड़ियों का, उनका मूवमेंट कराएंगे। इसके बाद 4 बजे और 5 बजे से लेकर के रात में 9 और 10 बजे तक इनका मूवमेंट बंद रहेगा, क्योंकि उस समय काफ़ी ये घनत्व, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व काफ़ी हो जाता है, तो वो समस्या होती है। बाबू भैया जी, किस तरह का अधिकारी के द्वारा मीटिंग किया गया है? ये 3 दिनों से जो यातायात की जो समस्या जंगमबाड़ी क्षेत्र में बनी हुई थी, उसके लिए हम लोग एडीसीपी साहब को बोले थे और टीआई साहब को बोले थे, थाना प्रभारी को बोले थे। तो उसी के संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें टीआई साहब खुद यहाँ जंगमबाड़ी में आए हैं और व्यापारियों की समस्या को सुने हैं और उसका समाधान निकाले हैं। और जो हम लोग के मालवाहकों की आने की और जो व्यापारियों की सब यहाँ पे ट्राली रिक्शे जो भी आते थे, जो चीज़ प्रॉब्लम रहती थी, उसको भी वो दूर किए हैं। मतदाता सूची को सटीक बनाने की कवायद तेज हो गई है, डीएम ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
जनपद में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि गणना प्रपत्र भरवाने के लिए टीमों द्वारा घर घर पहुंचकर जानकारी जुटाई जा रही है। प्राप्त प्रपत्रों को डिजिटलाइज करने का कार्य भी समानांतर रूप से चल रहा है और अब तक लगभग 99.9% मतदाताओं से फॉर्म भरवाया जा चुका है, जो इस अभियान की बड़ी उपलब्धि है। डीएम ने बताया कि बीएलओ अब राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्हें पूरी सूची उपलब्ध कराई जा रही है ताकि यदि कहीं कोई त्रुटि या छूट रह गई है तो उसे तत्काल सुधार किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति जीवित है लेकिन उसका नाम सूची में नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि सामने आई है तो उसके लिए अलग से प्रपत्र भरवाकर सूची को पूरी तरह शुद्ध किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 14 दिन का अतिरिक्त समय भी बढ़ाया है, यानी दिसंबर तक ये पूरा कार्य संपन्न कर लिया जाएगा। वर्तमान प्रगति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 85% और शहरी क्षेत्रों में 75% मतदाता अपनी जानकारी जमा कर चुके हैं। डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि लगभग 18% मतदाता ऐसे पाए गए हैं जिनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, वे मृतक हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं या किसी अन्य कारण से सूची में मिसिंग है। ये संख्या अनुमानित 6 लाख के आसपास है। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए बीएलओ स्तर से दोबारा जांच कराई जा रही है ताकि वास्तविक मतदाता सूची में शामिल हो सके और किसी पात्र व्यक्ति की छूट न हो। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें वर्तमान में इन्यूमरेशन का फेज चल रहा है, जिसमें जो वोटर्स हैं उनके गणना प्रपत्र को, इन्यूमरेशन फॉर्म को घर घर पहुंचाकर उसको भरवाकर उसको डिजिटाइज किया जा रहा है। आज शाम तक की प्रगति में 99.9% मतदाताओं तक पहुंचकर उनके फॉर्म लेकर वापस भरवाने की कार्रवाई की गई है। इसमें करीब 81% मतदाता ऐसे हैं जिनका इन्यूमरेशन फॉर्म प्रॉपरली भरकर हम लोगों ने फीड किया है। करीब 18% मतदाता अभी ऐसे हैं जो या तो मृतक हैं या डुप्लीकेट हैं या वो शिफ्ट हो चुके हैं या वो वर्तमान में ट्रेसेबल नहीं है। तो ऐसे मतदाताओं को अभी अनकलेक्टेबल में बीएलओ द्वारा मार्क किया गया है। आज सभी बूथों पर बैठक शुरुआत की गई है, जिसमें बीएलओ अपने बीएलए के साथ में, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट हैं उनके साथ में आज बैठकें करनी शुरू हुई हैं। उनको ये जो सूची अनकलेक्टेबल की है, जो एएसडी की सूची है, उनको प्राप्त कराया जा रहा है और उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि इस सूची का अच्छे से वो परीक्षण कर लें। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, कोई ऐसा हो जो रह रहा हो, अगल बगल में कहीं शिफ्ट हुआ हो, वो अनट्रेसेबल या एब्सेंट में मार्क हुआ है, तो उसको ढूंढ कर वापस लेकर हम लोग उसको दोबारा से उसका फॉर्म भरवा लें। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 14 दिन का और समय इसमें आगे बढ़ाया है। अब 25 दिसंबर तक इस इन्यूमरेशन के कार्य को पूरा किया जाना है। अभी सभी बूथों पे जितना कार्य हुआ है उसको पूरी तरीके से 100% एक्यूरेट काम हो। अब इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी बूथ पे कोई भी जो है इनएक्यूरेसी ना बचे। ग्रामीण और शहरी में तो अभी तक सबसे अच्छा रिपोर्ट किसका है? देखिए, अब अंतर है वो ये है कि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में करीब हमारे 85% मतदाता हम लोगों को मिले हैं जिन्होंने फॉर्म भरकर हमें वापस किया है। वही शहरी क्षेत्र में अगर इस चीज़ को हम देखें तो 75% मतदाता हमारे ऐसे हैं जो मिले हैं और उनका फॉर्म भर के हमें वापस प्राप्त हुआ है। सर, कितने मतदाताओं का नाम जैसे जानकारी आ रही है? लगभग 6 लाख मतदाताओं का नाम। हाँ, मैंने बताया 18% मतदाता हैं करीब, जो या तो मृतक हैं या शिफ्टेड हैं या फिर वो डुप्लीकेट हैं या फिर वो आज की डेट में जो उनका एड्रेस था पुराना, उस एड्रेस पे आज की डेट में नहीं रह रहे हैं, वो एब्सेंटी है वहाँ से। तो इन सभी मतदाताओं की संख्या करीब 18% है, जो आपने बताया करीब 6 लाख के आसपास की ये संख्या बनती है। लेकिन ये जो अभी हमारी सूची बनी है इसको हम लोग परिष्कृत कर रहे हैं। इसको एकदम एक्यूरेट बनाने के लिए हर बूथ पर बीएलओ बीएलए हर जिस आदमी के नाम अभी जो है इस सूची में आया है, दोबारा से उसके यहाँ जाके रीवेरीफाई करेंगे और ये दोबारा से चेक करेंगे कि बीएलओ के स्तर से किसी प्रकार की कोई भी अगर इसमें त्रुटि हुई है तो उसको सुधार किया जाए। गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी के प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल श्री महाप्रभु जी की बैठक एवं गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी के प्राकट्य स्थली चरनाट धाम में गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी का 511वां त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव आज से भव्य रूप से प्रारंभ हो गया। ये महोत्सव 12 से 14 दिसंबर तक अखिल भारतीय स्तर पर मनाया जाएगा। गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी का प्राकट्य विक्रम संवत 1572 मार्ग कृष्ण नवमी को इसी चरनाट धाम में हुआ था। पुष्टि मार्ग के विस्तार और वैष्णव परंपरा में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले दिन सुबह मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज और गोस्वामी प्रियेंदु बावा ने गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी की छवि पर तिलक, माल्यार्पण एवं भोग अर्पित कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। कीर्तन भजन के साथ निकली ये यात्रा पूरे परिसर की परिक्रमा करते हुए मंगला दर्शन के पश्चात चरनाट धाम चुनार के लिए प्रस्थान कर गई। वैष्णव जन सुखपाल पर विराजी गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी की छवि को कंधों पर उठाए हुए आगे बढ़ते रहे। पुरुष एवं महिलाएं सभी केसरिया उपना पहनकर भक्ति में लीन नजर आए। शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर ठठेरी बाजार, जौहरी बाजार, चौक, बांसफाटक, गुदौलिया, लक्सा, गुरुबाग, रथ यात्रा महमूरगंज होते हुए मंडवाडी स्टेशन पहुंची। यहां से छवि जी को वाहन द्वारा चरनाट धाम रवाना किया गया। रास्ते भर सामाजिक संस्थाओं और वैष्णव समुदाय ने पुष्प वर्षा करते हुए शोभा यात्रा का स्वागत किया। तुम नीचे गिराओ थोड़ा बस। आइए कहाँ से निकलने कहाँ जाएंगे? बोलो श्री मुकुंद राय प्यारे की जय। ये सचपीठ निधि श्री मुकुंद राय जी के घर से गोपाल मंदिर से उठ करके चुनार, जो कि सच निधि के माथे ही विरासती है, वहाँ पे जो गोसाई जी की बैठक जी है उसमें पधार रही है। सभी वैष्णव हर्षोल्लास के साथ 512वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हम लोग पद यात्रा में वहीं पे पधार रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण के 4 वर्ष पूर्ण हुए। धाम में अलौकिक सजावट की गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में धाम को अत्यंत भव्य रूप से सजाया गया है। 13 और 14 दिसंबर को इस अवसर पर विशेष सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरे परिसर को आकर्षक प्रकाश अलंकरण और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। दोनों ही दिनों में भजन कीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, वैदिक मंत्रोच्चार और दिव्य दर्शन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। धाम परियोजना के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित ये भव्य समारोह काशी की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत, आस्था और आध्यात्मिक नवनिर्माण का प्रतीक है, जो आने वाले 2 दिनों तक भक्तों को अलौकिक अनुभव प्रदान करेगा। आज गर्दी तो बहुत ना लगी की डमरू से त्रिशूल तक काशी थीम पर सजा गंजारी इंटरनेशनल स्टेडियम अप्रैल में तैयार हो जाएगा। जनपद के गंजारी क्षेत्र में बन रहा इंटरनेशनल स्टेडियम अब अपने अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और अप्रैल तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। डीएम ने कहा कि यह स्टेडियम अपनी संरचना और डिजाइन के कारण पूरी दुनिया में अनोखा होगा। इसे काशी की आध्यात्मिक और पौराणिक पहचान को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम का कमेंटेटर बॉक्स डमरू के आकार में बनाया गया है, जो भगवान शिव की नगरी काशी की थीम का प्रतीक है। इसके साथ ही स्टेडियम में लगाए जा रहे फ्लड लाइट्स को त्रिशूल के आकार में डिजाइन किया गया है, जो इसे अन्य स्टेडियम से बिल्कुल अलग पहचान देंगे। दर्शक दीर्घा को अर्धचंद्राकार रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे स्टेडियम का दृश्य अत्यंत आकर्षक और काशी के स्वरूप से मेल खाता दिखाई देगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरा स्ट्रक्चर अत्यंत विशेष है और
दुनिया में इस तरह का डिजाइन किसी भी अन्य स्टेडियम में देखने को नहीं मिलेगा। इसके तैयार होने के बाद ये स्टेडियम काशी की सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ खेल जगत के लिए भी एक बेहतरीन प्रतीक बनेगा। स्टेडियम जो आप गंजारी स्टेडियम की बात कर रहे हैं, उसकी प्रगति लगातार चल रही है और अप्रैल महीने तक इसको जो वर्क ऑर्डर है उसके हिसाब से उसके कार्य पूर्ण होने की तिथि थी, सही गति से चल रही है। वहाँ पे जो आप भी देख रहे होंगे स्टेडियम का जो आउटर एरिया है उसका पूरा काम हो गया है। अभी ग्राउंड में पिच का भी काम कंप्लीट हो गया है। अब जो उसके आउटफील्ड होता है उसका फाइनल डेवलपमेंट चल रहा है। शीघ्र ही हम लोग देखेंगे कि ये कार्य कंप्लीट होगा और जल्द ही वहाँ पे मैचेस होने भी शुरू होंगे। वहाँ पे एक सबसे खास चीज़ देखने को मिली है, पहली बार इंडिया में इस तरीके का स्टेडियम बना है जहाँ पे त्रिशूल के आकार का फ्लड लाइट्स बनाया गया है। इसके पीछे क्या देखिए जो ये स्टेडियम डिज़ाइन किया गया है वाराणसी के जो इथोस हैं उसके हिसाब से ही उसकी बहुत यूनिक आर्किटेक्चर है। उसके जो फ्लड लाइट्स हैं वो त्रिशूल के आकार के हैं। उसमें जो हमारे कमेंटेटर्स के लिए जो बॉक्स होता है वो डमरू के आकार का है। जो उसके दर्शक दीर्घा है वो अर्धचंद्र के आकार का है। तो जब वो पूरा बन के तैयार होगा तो अपने आप में एक अनूठा स्टेडियम होगा। पूरे विश्व में इस तरह का आर्किटेक्चर और कहीं पर नहीं है। जब मैचेस होंगे, जब लाइट्स के साथ सारा पूरा परिसर हमारा चमकेगा तो वो देखने में पूरे विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम जैसा दिखेगा। सक्षम दिव्यांग सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ। एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। सुंदरपुर नेवादा क्षेत्र में सक्षम दिव्यांग सेवा केंद्र का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सक्षम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में महिला प्रमुख सक्षम काशी प्रांत एवं उत्तर प्रदेश दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की सदस्य राधा रानी सिंह ने बताया कि इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य दिव्यांग बंधुओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर प्रांत सचिव घनश्याम पांडे, प्रांत कोषाध्यक्ष बीडी दुबे, प्रांत उपाध्यक्ष बाल गोविंद, नीला विशालक्ष्मी, चंद्रकला रावत इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सक्षम दिव्यांग सेवा केंद्र का शुभारंभ दिव्यांगजनों के जीवन को अधिक सुगम, स्वावलंबी और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हमें मानते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दिव्यांगता है। कुछ में उसकी मात्रा ज्यादा है, कुछ में कम है। और अगर वसुंधरा पर कहीं मैं अपनी भावना बोल रहा हूं और मुझे लगता है कि संगठन भी इसी भावना से काम करता है कि यदि इस धरा पर कहीं अगर आप ब्रह्मा को ढूंढ रहे हैं, ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो साक्षात रूप में वो दिव्यांग के रूप में है। आप उनकी सेवा करें, इस भावना से सेवा करते हैं हम लोग। और सेवा करके उनको इतना योग्य बनाना है कि वह दिव्यांग इतना बड़ा सकलांग बन जाए, यानी इतनी उसके अंदर शक्ति आ जाए, सामाजिक उसकी जो है स्वीकार्यता आ जाए, वो वित्तीय रूप से इतना मजबूत हो जाए कि दूसरे दिव्यांग की भी सेवा कर सके। और हम सिर्फ दिव्यांग की सेवा नहीं, दिव्यांगता के क्षेत्र में जो एनजीओ काम कर रहे हैं, जो अन्य एनजीओ है, उनकी भी मदद करने के लिए हम जो है काम करते हैं। तो सक्षम का काम दिव्यांगों की सेवा और दिव्यांगों के लिए काम करने वाले एनजीओ को भी साथ में रख करके हम और भी प्रभावशाली ढंग से कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए सक्षम काम करता है। दिव्यांगजनों से संबंधित हर प्रकार की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी ताकि दिव्यांगजनों को दर दर भटकना न पड़े। और यहाँ प्रशिक्षण केंद्र में जो है उनको रोजगार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा, चिकित्सा, मतलब हर प्रकार की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, निःशुल्क है सब कुछ। धन्यवाद। काशी में 15वां विद्यापति महोत्सव मिथिला संस्कृति का भव्य उत्सव मनाया जाएगा। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 15वां 2 दिवसीय कवि कोकिल विद्यापति महोत्सव इस वर्ष 13 और 14 दिसंबर को नागरी प्रचारणी सभा विशेषरगंज में मनाया जाएगा। प्रेस वार्ता में संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार महोत्सव का प्रमुख आकर्षण मिथिला की पारंपरिक पहचान पाग, माछ, पान और मखाने के विशेष स्टॉल होंगे। साथ ही मिथिला पेंटिंग, सिक्की पेंटिंग और साहित्य प्रदर्शनी भी लोगों को
आकर्षित करेगी। महोत्सव का उद्घाटन वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री व विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर्नाटक के ख्यात शिक्षाविद सत्यनारायण मजूमदार तथा स्वागताध्यक्ष की भूमिका बीएचयू के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति निभाएंगे। महोत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को मिथिला श्री, मिथिला रत्न, मिथिला विभूति और यूथ आइकॉन सम्मान से नवाजा जाएगा। पहले दिन दिल्ली की लोकप्रिय लोक गायिका डॉक्टर सुष्मिता झा, वाराणसी के गायक धीरज मिश्रा और सोनभद्र के अभिषेक मिश्रा मस्ताना अपनी प्रस्तुतियां देंगे। दरभंगा की नंदिनी चौधरी जय जय भैरवी की प्रस्तुति देंगी और मधुबनी की पूजा मिश्रा प्रसिद्ध लोक नृत्य जट जटिन प्रस्तुत करेंगी। दूसरे दिन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र होंगे, जबकि स्टाम्प एवं निबंधन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल मिथिला मोद पत्रिका का लोकार्पण करेंगे। दूसरे दिन सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक डॉक्टर विजय कपूर, डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी, रांची की गायिका ज्योति मिश्र और डॉक्टर जितेंद्र मिश्र सुगम संगीत की प्रस्तुतियां देंगे। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश विगत 15 वर्षों से काशी की धरती पर मिथिला लोक संस्कृति के प्रतीक महाकवि विद्यापति महोत्सव का आयोजन करती है। यह महोत्सव इस बार 13 और 14 दिसंबर को नागरिक परिचारी सभा के ऐतिहासिक प्रांगण में है, जिसमें आपको मिथिला के लोक संस्कृति की झलक दिखाई देगी। पाग, माछ, मखान का स्टॉल लगा रहेगा। साथ ही साथ मिथिला साहित्य के भी स्टॉल आपको दिखाई देंगे। सुदूर दिल्ली से पधार रही हैं लोकप्रिय गायिका डॉक्टर सुष्मिता झा जी और धीरज मिश्रा जी, अभिषेक मिश्र मस्ताना जी प्रथम दिवस गायन की प्रस्तुति करेंगे और मिथिला के लोक नृत्य झिझिया जट जटिन की प्रस्तुति मधुबनी दरभंगा से पधार रहे कलाकार करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रथम दिन वाराणसी के मेयर अशोक कुमार तिवारी करेंगे। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्यनारायण मजूमदार जी कर रहे हैं, जो कि कर्नाटक से आ रहे हैं। और दूसरे दिन कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के यशस्वी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु रहेंगे। डॉक्टर रविंद्र स्टाम्प निबंधन मंत्री रविंद्र जायसवाल रहेंगे। साथ ही साथ MLC हेमंत सिंह की भी गरिमामय उपस्थिति रहेगी। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक डॉक्टर विजय कपूर जी, डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी जी, रांची से पधार रही ज्योति मिश्रा दी और संगम जी अपनी गायकी की प्रस्तुत करेंगे और लोक महापर्व डाला छठ और विभिन्न जो मिथिला की लोक संस्कृति की प्रस्तुति दूसरे दिन होगी मंच पर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा काल भैरव के भव्य अन्नकूट महोत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब। बीएचयू का 105वां दीक्षांत समारोह संपन्न, ज्ञान संस्कार और उत्कृष्टता का दिखा संगम। गुदौलिया गिरजाघर में जाम पर सख्ती, ट्रैफिक टीम पहुंची मैदान में। और मतदाता सूची को सटीक बनाने की कवायद तेज, डीएम ने दी अपडेट। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।